हैदराबाद का मीरपेट इलाका, जहां सड़कों पर दिन के उजाले में भीड़ भाड़ रहती है और रात को सन्नाटा छा जाता है, एक ऐसी कहानी का गवाह बना जिसने न सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी पी वेंकटा माधवी की। एक ऐसी कहानी जो बाहर से देखने में सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से इतनी भयावह थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी क्राइम की उस दुनिया की है जहां इंसानी दिमाग की क्रूरता और चालाकी की कोई सीमा नहीं दिखती। गुरुमूर्ति एक साधारण शख्स था जिसका बचपन और जवानी हैदराबाद की गलियों में बीती। पढ़ा लिखा, समझदार और देशभक्ति से भरा हुआ, उसका सपना था कि वो देश की सेवा करे, और इसी जज्बे ने उसे भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। सेना में भर्ती होना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए कड़ा प्रशिक्षण, अनुशासन और समर्पण चाहिए था, और गुरुमूर्ति में ये सारी खूबियां थी। वो न सिर्फ सेना में शामिल हुआ, बल्कि कुछ समय तक वहां अपनी सेवाएं भी दी। लेकिन सेना की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। कुछ साल बाद उसने सेना छोड़ दी। कारण क्या था, यह कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता। शायद व्यक्तिगत कारण, शायद नौकरी का दबाव, या फिर कोई और बात। लेकिन गुरुमूर्ति ने सेना छोड़ने के बाद भी हार नहीं मानी। उसका अगला पड़ाव था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील संस्थाओं में से एक है, जहां रक्षा से जुड़े शोध और तकनीकी विकास का काम होता है। DRDO में नौकरी पाना आसान नहीं था। यहां हर कर्मचारी, चाहे वो वैज्ञानिक हो, गार्ड हो या सिक्योरिटी ऑफिसर, उसकी पृष्ठभूमि की गहन जांच होती है। गुरुमूर्ति का सेना का अनुभव काम आया और उसे DRDO में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी मिल गई। ये नौकरी न सिर्फ सम्मानजनक थी, बल्कि जिम्मेदारी से भरी भी थी। DRDO में काम करने वाले लोग देश की सुरक्षा से जुड़े अहम रहस्यों के करीब होते हैं, और गुरुमूर्ति अब इस दुनिया का हिस्सा था। इसी बीच जब गुरुमूर्ति सेना में था, उसके परिवार ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा। लड़की का नाम था पी वेंकटा माधवी। माधवी एक साधारण, सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी लड़की थी, जो हैदराबाद के ही एक अच्छे परिवार से थी। गुरुमूर्ति को माधवी पहली नजर में पसंद आ गई। दोनों में कई बातें मिलती जुलती थी। संस्कार, पारिवारिक मूल्य और जिंदगी को लेकर सादगी। साल 2012 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद का समय दोनों के लिए खुशहाल था। गुरुमूर्ति अपनी नौकरी में व्यस्त था और माधवी घर संभालती थी। दोनों का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका हुआ था, या कम से कम बाहर से तो यही लगता था। शादी के कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे घर में खुशियां लेकर आए। गुरुमूर्ति और माधवी का परिवार अब पूरा था। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में उनका छोटा सा घर था, जहां वे अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रहे थे। माधवी अपने मायके से भी जुड़ी हुई थी। वो अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से फोन पर बात करती थी। त्योहारों के मौके पर मायके जाना, बच्चों को वहां ले जाना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। गुरुमूर्ति भी अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे रिश्ते रखता था। बाहर से देखने में ये एक सामान्य, खुशहाल परिवार था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ जनवरी 2025 में आया। दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये 4 से 7 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। पोंगल के लिए माधवी अपने मायके जाना चाहती थी। ये कोई नई बात नहीं थी। वो हर साल अपने माता पिता के पास जाती थी, खासकर त्योहारों के मौके पर। लेकिन इस बार गुरुमूर्ति ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि बच्चों को छुट्टियां नहीं हैं, और उसकी नौकरी की वजह से भी वो इस बार नहीं जा सकती। ये बात माधवी को नागवार गुजरी। 16 जनवरी 2025
पोंगल का आखिरी दिन था। माधवी ने सुबह अपने मायके फोन किया और अपने माता पिता से बात की। ये उनकी रोज की आदत थी। वो हर शाम या रात को अपने परिवार से बात करती थी। लेकिन उस दिन रात को कोई फोन नहीं आया। मायके वालों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद त्योहार की व्यस्तता में माधवी भूल गई होगी। अगले दिन 17 जनवरी को भी कोई फोन नहीं आया। अब मायके वालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने माधवी के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने गुरुमूर्ति को फोन किया। गुरुमूर्ति का जवाब था, पता नहीं, वो गुस्से में कहीं चली गई है। ये सुनकर मायके वालों को थोड़ा तसल्ली हुई कि शायद कोई छोटी मोटी बात होगी और माधवी जल्दी लौट आएगी। लेकिन 18 जनवरी को भी जब माधवी का कोई अतापता नहीं चला, तो उसके माता पिता की चिंता अपने चरम पर पहुंच गई। उन्होंने फैसला किया कि अब हैदराबाद जाकर अपनी बेटी की खोज खबर लेनी होगी। वे अपने गांव से निकले और मीरपेट पहुंचे, जहां गुरुमूर्ति और माधवी का घर था। जब वे वहां पहुंचे तो घर में सिर्फ गुरुमूर्ति अकेला था। बच्चों के बारे में पूछने पर उसने बताया कि बच्चे अपनी मौसी के घर पोंगल मनाने गए हैं, जो हैदराबाद में ही रहती थी। माता पिता ने माधवी के बारे में पूछा तो गुरुमूर्ति ने वही बात दोहराई। माधवी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। उसने बताया कि पोंगल के लिए मायके जाने की बात पर दोनों में बहस हुई थी और माधवी नाराज होकर निकल गई। माधवी के माता पिता को यह बात अजीब लगी। उनकी बेटी ऐसी नहीं थी कि बिना बताए कहीं चली जाए। फिर भी उन्होंने गुरुमूर्ति की बात पर भरोसा किया और इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन जब एक और दिन बीत गया और माधवी का कोई सुराग नहीं मिला, तो उनकी बेचैनी और बढ़ गई। अब उन्होंने गुरुमूर्ति से कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी। गुरुमूर्ति ने सहमति जताई और कहा, हां, मुझे भी चिंता हो रही है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। 18 जनवरी को माधवी के माता पिता और गुरुमूर्ति मीरपेट के स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने माधवी के गायब होने की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक सामान्य मामला माना। पति पत्नी के बीच झगड़ा, गुस्से में घर छोड़ना, ऐसे केस पुलिस को रोज मिलते थे। उन्होंने शिकायत दर्ज की, कुछ सवाल पूछे और कहा कि वे जांच करेंगे। लेकिन अगले कुछ दिन 19, 20, 21 जनवरी बीत गए और माधवी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ की, माधवी के दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। गुरुमूर्ति इस दौरान रोज पुलिस स्टेशन जाता था। वो माधवी के माता पिता के साथ मिलकर उसकी तलाश में जुटा हुआ था। बाहर से देखने में वह एक परेशान पति लग रहा था, जो अपनी पत्नी की चिंता में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, पुलिस को कुछ शक होने लगा। 6 दिन बीत चुके थे और माधवी का कोई अतापता नहीं था। पुलिस को अब यह केस सामान्य नहीं लग रहा था। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद हैदराबाद की मीरपेट पुलिस ने शुरुआत में इस केस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। माधवी के गायब होने की रिपोर्ट 18 जनवरी 2025 को लिखी गई थी और पुलिस को लग रहा था कि ये एक सामान्य घरेलू झगड़े का नतीजा है। पति पत्नी के बीच बहस, गुस्से में घर छोड़ना, ऐसे मामले रोजाना आते थे और ज्यादातर मामलों में गायब व्यक्ति कुछ दिनों में खुद लौट आता था। पुलिस ने कुछ रूटीन जांच की, माधवी के दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। गुरुमूर्ति इस दौरान पुलिस के साथ सहयोग कर रहा था। वो रोज स्टेशन आता, माधवी की तस्वीरें दिखाता और पूछता कि कोई खबर मिली क्या। उसके ससुराल वाले भी उसके साथ थे और वे सब मिलकर माधवी की तलाश में जुटे हुए थे। बाहर से देखने में गुरुमूर्ति एक चिंतित पति लग रहा था, जिसकी पत्नी अचानक गायब हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, पुलिस की शंका बढ़ने लगी। 19 जनवरी, 1920 जनवरी, 21 जनवरी, 3 दिन और गुजर गए, लेकिन माधवी का कोई अतापता नहीं। अब कुल 6 दिन हो चुके थे।
पुलिस को अब ये केस सामान्य नहीं लग रहा था। हैदराबाद जैसे शहर में, जहां अपराध की दर ऊंची है, पुलिस को अनुभव था कि अगर कोई व्यक्ति इतने दिनों तक गायब रहे तो कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने केस को सीरियसली लेना शुरू किया। इंस्पेक्टर ने टीम बनाई और गुरुमूर्ति से दोबारा पूछताछ की। बताओ, ठीक से बताओ कि 16 जनवरी को क्या हुआ था। गुरुमूर्ति ने वही कहानी दोहराई। शाम को घर आया, पोंगल के लिए मायके जाने की बात पर बहस हुई। माधवी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। पुलिस ने नोट किया कि उसके बयान में कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर किया। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था, लेकिन फिर भी शांत था। अब पुलिस ने अगला कदम उठाया, सीसीटीवी फुटेज की जांच। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन शुरुआत में केस को हल्का मानने की वजह से देरी हुई। 22 जनवरी को पुलिस ने मीरपेट इलाके के आसपास के कैमरों को खंगाला। गुरुमूर्ति के घर के पास कुछ कैमरे थे जो इलाके को कवर करते थे। फुटेज में एक अजीब बात नजर आई। 16 जनवरी को दोपहर में माधवी घर से बाहर निकली थी। कुछ देर बाद वापस घर की तरफ जाती दिखी, लेकिन उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आई। कैमरे का एंगल ऐसा था कि घर के मुख्य दरवाजे को पूरी तरह कवर नहीं करता था, इसलिए पुलिस ने सोचा कि शायद माधवी किसी दूसरे रास्ते से निकली होगी। फिर भी ये बात पुलिस को खटकी। उन्होंने गुरुमूर्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन अब शक का बीज पड़ चुका था। पुलिस ने माधवी के फोन रिकॉर्ड चेक किए। आखिरी कॉल 16 जनवरी सुबह उसके मायके थी। उसके बाद फोन स्विच ऑफ। लोकेशन ट्रैकिंग से भी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने गुरुमूर्ति के फोन रिकॉर्ड भी देखे। वो लगातार माधवी को कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस को अब गुरुमूर्ति पर शक हो रहा था। 6 दिनों तक पत्नी गायब है और पति इतना शांत कैसे रह सकता है? पुलिस ने उसके बयानों की तुलना की। पहले दिन का बयान, दूसरे दिन का, कुछ छोटी छोटी असंगतियां थी। जैसे बहस का समय कभी शाम को बताता, कभी दोपहर को। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी गायब हो, उसे हर डिटेल याद होनी चाहिए, लेकिन गुरुमूर्ति के बयानों में हल्का सा भटकाव था। यह पुलिस के लिए रेड फ्लैग था। अब पुलिस ने फैसला किया कि गुरुमूर्ति से सख्त पूछताछ की जाए। 22 जनवरी की शाम को उसे स्टेशन बुलाया गया। पूछताछ का कमरा छोटा था, दीवारें पुरानी और हवा में तनाव। इंस्पेक्टर ने घुमा फिराकर वही सवाल पूछे। तुम्हारी पत्नी कहां गई? झगड़ा कितना गंभीर था? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? गुरुमूर्ति ने शुरुआत में वही कहानी दोहराई, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ा, वो टूटने लगा। पुलिस का अंदाज बदल गया। उन्होंने उसे डराया, धमकाया और मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए। गुरुमूर्ति, जो इंडियन आर्मी में रह चुका था और डीआरडीओ में सिक्योरिटी ऑफिसर था, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिरकार उसने कहा, साहब, मैं सच बताता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। पुलिस टीम को लगा कि अब कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। वे गुरुमूर्ति को साथ लेकर मीरपेट के उसके घर पहुंचे। घर बाहर से सामान्य लग रहा था, छोटा सा, साफ सुथरा। गुरुमूर्ति ने दरवाजा खोला और पुलिस को अंदर ले गया। पहले वो किचन में रुका। वहां स्टोव के पास एक बड़ा प्रेशर कुकर रखा था। उसने कुकर की तरफ इशारा किया और कहा, आखिरी बार माधवी इसी कुकर से निकलकर बाहर गई थी। पुलिस वाले पहले तो समझ नहीं पाए, क्या वो पागल हो गया है? लेकिन गुरुमूर्ति का चेहरा गंभीर था। फिर वो पुलिस को बाथरूम ले गया। ये वो जगह है जहां से वो कुकर तक पहुंची। अब पुलिस को डर लगने लगा। वे समझ गए कि ये कोई सामान्य कहानी नहीं है। इसके बाद गुरुमूर्ति पुलिस को घर से बाहर ले गया, सीधे पास की जिले लाकुड़ा लेक की तरफ। लेक का पानी गहरा था और किनारे पर सन्नाटा। वहां पहुंचकर उसने कहा, कुकर से निकलने के बाद माधवी यहां आई है। पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट थी। वे वापस स्टेशन लौटे और वहां गुरुमूर्ति ने अपना इकबालिया बयान दिया। उसकी कहानी इतनी भयावह थी
कि सुनने वाले पुलिस वाले भी सिहर उठे। गुरुमूर्ति ने बताया, 16 जनवरी की शाम को मैं घर आया। माधवी पोंगल के लिए मायके जाना चाहती थी। मैंने मना किया। बहस हुई। उसने मुझे कुछ कड़वी बातें कही। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसका गला पकड़ा। वो छटपटाई, लेकिन गुस्से में मैंने इतनी जोर से दबाया कि उसकी सांसें थम गई। जब वो मर गई तो मैं घबरा गया। सोचा, मैंने क्या कर दिया? पुलिस आएगी, जेल होगी, बच्चे क्या सोचेंगे? गुरुमूर्ति ने आगे बताया कि वो कई घंटों तक लाश के पास बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या करे। इलाका घनी आबादी वाला था। पूरी लाश को बाहर ले जाना मुश्किल था। फिर उसे आइडिया आया, लाश को टुकड़ों में काट दो ताकि पहचान न हो सके और आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। उसने लाश को बाथरूम में घसीटा। वहां तेजधार चाकू से टुकड़े करने शुरू किए। खून बह रहा था, लेकिन वो नहीं रुका। छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलिथिन में रखता गया, लेकिन बदबू आने का डर था। तभी उसे याद आया कि अगर टुकड़ों को उबाल ले तो गंध नहीं आएगी और पहचान भी मुश्किल हो जाएगी। घर में बड़ा प्रेशर कुकर था। उसने पहली खेप में कुछ टुकड़े कुकर में डाले, पानी डाला और उबाला। उबलने के बाद टुकड़े नरम हो गए और वो उन्हें पॉलिथिन में पैक करता गया। ये सिलसिला 16 जनवरी से शुरू हुआ और 18 जनवरी तक चला। 72 घंटे तक गुरुमूर्ति घर में अकेला था। बच्चे 16 जनवरी को ही अपनी मौसी के घर चले गए थे, क्योंकि माधवी ने कहा था कि कम से कम बच्चों को तो पोंगल मनाने दो। घर में कोई नहीं था। गुरुमूर्ति तसल्ली से काम करता रहा। टुकड़े काटता, उबालता, पैक करता, लेकिन हड्डियां समस्या थी। वे उबलती नहीं थी। उसने हथौड़े से तोड़ा, फिर ग्राइंडर में पीसा, पाउडर को भी कुकर में मिलाया। सब कुछ पैक करके वो रात के अंधेरे में लेक पर गया। पानी के बीच में जाकर टुकड़े फेंके ताकि किनारे ना आए। काम खत्म होने के बाद उसने घर की सफाई की। हर कोने को फिनाइल से धोया, प्रेशर कुकर साफ किया और वापस रख दिया। 18 जनवरी को जब ससुराल वाले आए तो वो सामान्य व्यवहार कर रहा था। पुलिस को बयान देते हुए गुरुमूर्ति शांत था, जैसे कोई फिल्म सुना रहा हो। पुलिस वाले स्तब्ध थे। उन्होंने कभी ऐसा केस नहीं देखा था। अब जांच तेज हो गई। डॉग स्क्वाड को लेक पर भेजा गया। गोताखोर उतारे गए, लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई टुकड़ा नहीं मिला। लेक में बड़ी मछलियां थी और टुकड़े उबले हुए थे, इसलिए शायद खा लिए गए। फॉरेंसिक टीम घर पहुंची। नंगी आंखों से कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने हर चीज जांची, बाथरूम, कुकर, नल, दीवारें। नमूने लिए गए। रिपोर्ट में ब्लड स्टेन और मानव ऊतकों के अंश मिले, जो माधवी के डीएनए से मैच कर सकते थे। गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी। पुलिस अब यह कंफर्म कर रही थी कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बयान से सब मैच कर रहा था। गुरुमूर्ति का इकबालिया बयान सुनने के बाद हैदराबाद की मीरपेट पुलिस के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। एक कातिल जिसने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की, बल्कि लाश को इस तरह ठिकाने लगाया कि उसका एक टुकड़ा भी बरामद न हो सका। जिले लाकुड़ा लेक में गोताखोरों ने घंटों तलाश की। डॉग स्क्वाड ने किनारों को छाना, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के पास गुरुमूर्ति का बयान था, लेकिन भारतीय कानून में इकबालिया बयान अपने आप में पर्याप्त सबूत नहीं माना जाता। अदालत में केस को साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। लाश, हथियार, गवाह या फॉरेंसिक साक्ष्य। और इस मामले में पुलिस के हाथ लगभग खाली थे। ये कहानी अब सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी जटिल पहेली बन चुकी थी जिसे सुलझाना हैदराबाद पुलिस के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। पुलिस ने सबसे पहले फॉरेंसिक जांच पर ध्यान दिया। गुरुमूर्ति के घर को पूरी तरह से छान मारा गया। फॉरेंसिक टीम ने हर उस जगह को बारीकी से जांचा जहां हत्या और लाश के टुकड़े करने की बात सामने आई थी। बाथरूम, जहां गुरुमूर्ति ने लाश को काटा था, वहां नल,
फर्श, दीवारें, हर चीज की जांच हुई। किचन में रखा प्रेशर कुकर, जिसे गुरुमूर्ति ने लाश के टुकड़े उबालने के लिए इस्तेमाल किया था, उसे भी जब्त कर लिया गया। गुरुमूर्ति ने दावा किया था कि उसने घर को फिनाइल से धोकर साफ कर दिया था, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों को पता था कि कितनी भी सफाई कर लो, कुछ न कुछ सबूत पीछे छूट ही जाता है। माइक्रोस्कोपिक ब्लड स्टेन, त्वचा के छोटे छोटे कण या मानव ऊतकों के अवशेष, ये ऐसी चीजें हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन फॉरेंसिक टूल से पकड़ में आ सकती है। टीम ने घर से कई नमूने इकट्ठे किए। बाथरूम की नालियों से सैंपल लिए गए, जहां खून बहने की संभावना थी। प्रेशर कुकर को खोलकर देखा गया। उसके अंदर की सतह पर कुछ सूक्ष्म अवशेष मिले। दीवारों, फर्श और चाकू, जो गुरुमूर्ति ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, से भी नमूने लिए गए। इन सैंपल्स को हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। अब पुलिस को इंतजार था उस रिपोर्ट का, जो ये तय करेगी कि क्या इन नमूनों में मानव ऊतक, खून या डीएनए के अवशेष हैं। अगर ये अवशेष माधवी के डीएनए से मिल गए तो पुलिस को एक मजबूत सबूत मिल सकता था, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो केस कमजोर पड़ सकता था। इस बीच पुलिस ने गुरुमूर्ति से बार बार पूछताछ जारी रखी। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था और हर दिन नई रणनीति के साथ सवाल जवाब होते। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि गुरुमूर्ति झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या उसने सचमुच लाश के टुकड़े जिले लाकोड़ा लेक में फेंके या कहीं और ठिकाने लगाए? क्या वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? लेकिन गुरुमूर्ति का बयान हर बार एक जैसा था। वो शांत और ठंडे दिमाग से अपनी कहानी दोहराता। उसकी इस शांति ने पुलिस को और परेशान कर दिया। एक आदमी जिसने अपनी पत्नी को इतने क्रूर तरीके से मारा हो, वो इतना शांत कैसे रह सकता है? ये सवाल न सिर्फ पुलिस के लिए, बल्कि माधवी के परिवार और पूरे मीरपेट इलाके के लिए एक रहस्य था। जिले लाकोड़ा लेक की तलाशी में गोताखोरों को कुछ नहीं मिला। लेक गहरी थी और वहां बड़ी मछलियां थी। पुलिस को शक था कि उबले हुए टुकड़े मछलियों ने खा लिए होंगे। हड्डियों का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि गुरुमूर्ति ने उन्हें ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना दिया था। ये एक ऐसी चाल थी जिसने पुलिस की सारी कोशिशों को बेकार कर दिया। बिना लाश के मर्डर केस साबित करना भारतीय कानून में बेहद मुश्किल है। धारा 302 हत्या के तहत सजा दिलाने के लिए या तो लाश या फिर मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य चाहिए। गुरुमूर्ति का बयान परिस्थितिजन्य साक्ष्य का हिस्सा हो सकता था, लेकिन अदालत में इसे अकेले स्वीकार नहीं किया जाता। पुलिस ने दूसरी दिशा में भी जांच शुरू की। उन्होंने गुरुमूर्ति की पृष्ठभूमि खंगाली। क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था? क्या वो पहले कभी हिंसक रहा था? लेकिन गुरुमूर्ति का रिकॉर्ड साफ था। सेना में उसका कार्यकाल बेदाग रहा था और डीआरडीओ में भी उसकी कोई शिकायत नहीं थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ में भी यही सामने आया कि वो एक सामान्य, शांत स्वभाव का इंसान था। माधवी के साथ उसका रिश्ता भी बाहर से देखने में ठीक लगता था, लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि फिर अचानक इतना क्रूर अपराध कैसे हो गया। क्या ये गुस्से का एक पल था या फिर गुरुमूर्ति के दिमाग में पहले से कुछ चल रहा था? माधवी के मायके वालों का हाल बेहाल था। उनकी बेटी, जिसे वे हर त्योहार पर देखने की उम्मीद करते थे, अब इस दुनिया में नहीं थी। और जिस दामाद पर उन्होंने भरोसा किया था, वही उनकी बेटी का कातिल निकला। वे बार बार पुलिस से पूछते, क्या कोई सबूत मिलेगा? क्या हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा? लेकिन पुलिस के पास जवाब नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार अब सबके लिए एक तनाव भरा इंतजार बन चुका था। इस बीच मीरपेट इलाके में यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। स्थानीय अखबारों में सुर्खियां छपने लगी। पति ने पत्नी को प्रेशर कुकर में उबाला। लोग गुरुमूर्ति के घर को देखने आते, जैसे वो कोई हॉरर टूरिस्ट स्पॉट हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उस घर के बाहर खड़े होकर कानाफूसी करते।
कुछ लोग डर से कांपते तो कुछ जिज्ञासा में ताक-झांक करते। ये एक अजीब सा तमाशा बन गया था। लेकिन इस तमाशे के पीछे एक परिवार का दर्द था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। कानूनी दृष्टिकोण से ये केस बेहद जटिल था। भारतीय दंड संहिता में मर्डर केस को साबित करने के लिए कॉर्पस डेलिक्टी यानी अपराध का भौतिक साक्ष्य जरूरी होता है। इस मामले में लाश का एक टुकड़ा भी नहीं था। फॉरेंसिक साक्ष्य अगर कुछ मिल भी जाता, जैसे ब्लड स्टेन या डीएनए, तो भी यह साबित करना मुश्किल था कि वो माधवी का ही है, क्योंकि तुलना के लिए कोई बेसलाइन डीएनए उपलब्ध नहीं था। माधवी के मायके वालों से डीएनए सैंपल लेकर तुलना की जा सकती थी, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी। और अगर सैंपल में कोई डीएनए नहीं मिला तो केस और कमजोर हो जाता। पुलिस ने गुरुमूर्ति के बयान को और गहराई से जांचा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने कोई और तरीके से लाश को ठिकाने लगाया, क्या उसने किसी की मदद ली। लेकिन गुरुमूर्ति ने साफ मना किया। उसने कहा, मैंने सब अकेले किया, कोई और शामिल नहीं था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक किए, ये देखने के लिए कि क्या गुरुमूर्ति रात में लेक की तरफ जाता दिखा, लेकिन कैमरे उस इलाके को कवर नहीं करते थे। ये एक और झटका था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आखिरकार कुछ हफ्तों बाद आई। प्रेशर कुकर और बाथरूम की नालियों से लिए गए सैंपल में मानव ऊतकों के सूक्ष्म अवशेष मिले। कुछ सैंपल में ब्लड स्टेन भी थे। डीएनए टेस्टिंग से ये पुष्टि हुई कि ये अवशेष एक महिला के थे और माधवी के माता पिता के डीएनए से मिलान करने पर संभावना थी कि ये माधवी के ही थे। ये पुलिस के लिए एक छोटी जीत थी, लेकिन पर्याप्त नहीं। अदालत में यह साबित करना कि ये अवशेष हत्या से जुड़े हैं और वो हत्या गुरुमूर्ति ने की, एक लंबी कानूनी लड़ाई थी। गुरुमूर्ति को धारा 302 हत्या और धारा 201 सबूत मिटाने के तहत चार्ज किया गया। लेकिन पुलिस और अभियोजन पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिना लाश के ये केस कितना मजबूत रहेगा। भारत में ऐसे कई केस हुए हैं जहां लाश न मिलने की वजह से अपराधी बच निकले। गुरुमूर्ति का वकील यही दलील दे सकता था कि बिना लाश के हत्या साबित नहीं हो सकती। लेकिन फॉरेंसिक साक्ष्य और गुरुमूर्ति का बयान अगर सही तरीके से पेश किया गया तो कुछ उम्मीद थी। माधवी के परिवार का दर्द अब भी ताजा था। उनके लिए इंसाफ का मतलब था गुरुमूर्ति को सजा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। मीरपेट में यह कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। लोग आज भी उस घर को देखने आते हैं और प्रेशर कुकर की कहानी सुनकर सिहर उठते हैं। पुलिस की जांच अभी भी जारी थी और यह केस अदालत में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस कहानी ने एक बात साफ कर दी, इंसानी दिमाग की क्रूरता की कोई सीमा नहीं। गुरुमूर्ति जैसे शख्स, जो बाहर से साधारण और देशभक्त लगता था, अंदर से इतना खतरनाक हो सकता है, ये सोचकर ही लोग दहल उठते थे।